मित्रों नमस्कार। इतिहास के पन्नों के विभिन्न अंकों की यात्रा करते करते हम 11वें एपिसोड में पहुंच गए हैं। इससे पहले आपने 1757 से लेकर के 18 जुलाई 1947 तक के घटनाक्रमों पर एक दृष्टि डाली, कुछ जानकारी हासिल करी। मित्रों, दूसरी बात यह है कि यदि आपको कुछ इस तरह के यह वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये एपिसोड इतिहास के किस तरह से लग रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि अनकट हिस्ट्री जो किताबों में लिखी है वही आप तक पहुँचे। अन्यथा आजकल इतिहास को लेकर के तो हर कोई जानकार बन रहा है और रोज़ के नए नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं, इतिहास को कुरेदा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल के इस परिदृश्य में कुछ ऐसा हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि उस समय क्या हुआ। हमने 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों का यहाँ भारत में प्रादुर्भाव हुआ था, तब से लेकर के और जब भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के इंग्लैंड की जो संसद है उसने 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित करके कह दिया कि 15 अगस्त को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। वहाँ तक की घटनाक्रम आपको बहुत डिटेल में हमने बातचीत करके जाना है। और आज हम 11वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा देशी रियासतों की ओर रुख करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैंने बताया है कि तब ब्रिटिश भारत जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश भारत था जहाँ पर सीधा अंग्रेज़ों का शासन था और देश में कोई 565 रियासतें थी छोटी बड़ी, जिनमें देशी राजाओं महाराजाओं का शासन था। वही शासन चलाते थे, मालगुजारी वो लेते थे, टैक्स करने लगाने का अधिकार उनको था। अंग्रेज़ों ने एक सहायक संधि का इंस्ट्रूमेंट लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने, 1805 के आसपास की बात रही होगी ये। तब से लेकर 1947 तक वही संधि बरकरार रही। विदेश मामले और रक्षा के मामले ब्रिटिश सरकार देख रही थी। ब्रिटेन की महारानी या महाराजा जो भी उस समय रहे तत्कालीन समय में, वे लोग इसको गवर्न करते थे। और इन महाराजाओं का एक विशेष विभाग बना दिया गया था वाइसराय के अधीन, और उनके अधीन एक जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना करके एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो इन मामलों को देखता था और वायसराय को बराबर जब चाहे जब सलाह देता था। अब देखिए, 18 जुलाई 47 को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, ठीक उसके पहले बड़ी हलचल थी देशी रियासतों में राजाओं के बीच कि क्या होगा उनका भविष्य, क्या उनका राजपाट चला जाएगा। कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी, नेहरू सभी चाहते थे, सीधा सा हल दे दिया था उन्होंने कि कुछ नहीं करना है आपको, इन रियासतों को ख़त्म कर दिया जाए और इनका भारत में या पाकिस्तान में विलीनीकरण कर दिया जाए। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, तो बड़ी घबराहट थी। ठीक उसी समय के इतिहास को हम झांकते हैं तो पाएंगे कि भारत में एक नरेंद्र मंडल हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट के राजाओं का एक संगठन हुआ करता था जिसे नरेंद्र मंडल का नाम दिया है हिंदी में, और इसके अध्यक्ष थे तब पटियाला के 8वें महाराज यादवेंद्र सिंह, वो इसके अध्यक्ष थे। 18 जुलाई 1947 की स्थिति में भारत में गठित किए गए नरेंद्र मंडल में 565 रियासतों के महाराजा, नवाब और राज्य रजवाड़े शामिल थे। हैदराबाद और कश्मीर के राजा की रियासतों का क्षेत्रफल तब पश्चिम यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्रों से ज़्यादा था। जो आप देखिए, यूरोप के कई छोटे राष्ट्र हैं, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कई, पर क्षेत्रफल के मामले में ये दो देशी राजा दो बड़े बड़े थे जो इनसे कहीं ज़्यादा बड़े क्षेत्र के मालिक थे। ये नरेंद्र मंडल में कई रियासतें ऐसी भी शामिल थी जिनको गरीबी की श्रेणी में रखा जा सकता है। छोटे छोटे राज्य थे। 565 में तो बड़े नाम आपको 15, 20, 25 आएंगे, बाकी तो सब छोटी रियासतें थी। और ख़ास करके काठियावाड़ जो गुजरात का क्षेत्र था, उसमें कई रियासतें ऐसी थी जिनके शासक अस्तबल जैसे मकानों में रहा करते थे। बहुत ही कंडीशन खराब थी। 400 से अधिक रियासतें ऐसी थी जिनका विस्तार 20 वर्ग मील से अधिक नहीं था। मतलब 400, आप सोचिए, 165 और 565। 165 थोड़ी बड़ी थी, लेकिन 400 रियासत ऐसी थी जिनका क्षेत्रफल ही केवल 20 वर्ग मील क्षेत्र में उनका राजपाट था, वही अपने कानून चलाते थे। अब तब भारत में कुछ छोटे मोटे निरंकुश राजा ऐसे भी थे जिन्हें अपनी प्रजा की हालत सुधारने से ज़्यादा रियासत की आमदनी और
उसको किस तरह से लुटाया जाए, इस पर केंद्रित था। अब देखिए उस समय प्रिंस जो स्टेट थी, उनकी स्टेट की स्थिति के बारे में आगे थोड़ा सा हम जानेंगे तो पता लगेगा कि तब के भारत में रजवाड़ों में हर एक के पास औसतन 11 उपाधियाँ थी। उपाधियाँ कौन देती थी? इंग्लैंड के राजा देते थे। इंग्लैंड की महारानी की तरफ से इनको अलग अलग तरह की मन बहलाने के लिए उपाधि दे दी जाती थी। जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी उपाधि। हर एक राजा रजवाड़ों के पास औसत निकाला किसी ने कि 11 उपाधि, 5.8 बीबियाँ, 8.8 में निकाला हमने औसत, मतलब 565 में गुणा करें तो इतनी रानियाँ थी उनकी करीब, है ना। और बच्चे हर एक के 12-15 के आसपास हर औसतन बच्चे थे। हर एक के पास लगभग 1.5 हाथी, बंटवारा करें तो इतने हिस्से में आते थे। मैसूर महाराजा के पास बहुत सारे थे तो किसी के पास एक होगा, तो कम से कम 1 से 2 के बीच में सभी के पास थे। 218 निजी रेल के डब्बे थे, जो बड़ी रियासतें थी, जो पैसे वाले महाराजा थे जिनके पास बड़ी जनसंख्या थी, उनके पास में रेल के डब्बे, उनके खुद के सैलून हुआ करते थे। औसतन 3 रोल्स रॉयस मोटरें सबके पास थी। औसतन मतलब हर किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास 10 होगी थी, किसी के पास 1 होगी, किसी के पास कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी और नेहरू जी की इच्छा थी, कांग्रेस की इच्छा थी कि रजवाड़ों को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो, उसी दिन से, जिस दिन स्वतंत्रता भारत को आज़ाद किया जाए, उसी दिन इनको ख़त्म करके स्वतंत्र भारत में मिला दिया जाए। पटियाला रियासत भारत की सबसे समृद्ध रियासतों में से एक थी। इनके पास एक डिवीज़न पैदल सेना थी, तगड़ी सेना थी, और सेंचुरियन टैंक का एक दस्ता भी इनके पास था। हालांकि 1805 के बाद में देशी राजाओं के आपस की लड़ाई, जो हमेशा लड़ाई में उलझे रहते थे, वो तो ख़त्म हो गई थी अंग्रेज़ों के संरक्षण के कारण, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बड़ा रिसाला अपने पास रख रखा था। अब देखिए होता क्या है, महाराज पटियाला की तरफ से, और ये नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ कोशिश की जाए, और कोशिश करके ये किया जाए कि किसी भी तरह से राजे रजवाड़े इस स्वतंत्रता के जो निर्णय होने जा रहा था उससे अछूते रहे और उनकी रियासतें इसी तरह से चलती रही। ये प्रयास था उनका। तो उसमें कुछ तत्कालीन व्यवस्था में कोई इसको बुरा भी नहीं कहना चाहिए। और राजा अपनी सल्तनत चाहता है और बचाए रखना चाहता है। एक अंग्रेज थे तब, अंग्रेज सर कॉनरेड कॉरफील्ड। ये व्यक्ति ऐसा था जो रजवाड़ों की ओर से पैरवी करने के लिए 18 जुलाई के पहले ही वहाँ, जैसी माउंटबेटन योजना की घोषणा के पहले जो चर्चाएं चल रही थी, माउंटबेटन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के झगड़े सुलझाने में लगे हुए थे। तो ये जो होते कॉनरेड कॉरफील्ड जो थे, ये मैंने बताया आपको, स्टेट को देखा करते थे। इन रियासतों के कामकाज को देखने के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त था वायसराय के अंडर में। लेकिन ये कई वर्षों से इस काम को कर रहे थे, तो काफ़ी नज़दीक थे रजवाड़ों के, और ये चाहते थे कि राजा महाराजाओं ने जितनी सेवाएं की है अंग्रेज़ सरकार की, और जिस तरह से उनके हुक्म में चलते थे, तो इनको एकदम से किसी दूसरे, इनका शासन समाप्त नहीं करना चाहिए, कोई और विकल्प पर विचार करना चाहिए। ये इस तरह कॉरफील्ड थे, वे इन रजवाड़ों के पक्षधर थे, चूँकि वर्षों से काम कर रहे थे। ये अंग्रेज थे और उनका अधिकांश जीवन रजवाड़ों की सेवा में बीता था। उनको गांधी नेहरू से घृणा थी। वो इसलिए घृणा थी कि वो रजवाड़ा समाप्त करना चाहते थे। कारफील्ड जो था वो बिना माउंटबेटन की जानकारी के, माउंटबेटन तो उधर कांग्रेस और लीग की झगड़े सुलटाने में लगे थे, ये बिना उनकी जानकारी के रजवाड़ों की लॉबिंग करने के लिए लंदन पहुंच गए। कारफील्ड लंदन में पहुंचकर किससे मिले? भारत के एक सचिव होते थे उस समय, भारत का कामकाज, पूरे भारत का कामकाज देखने के लिए, वायसराय को सलाह देने के लिए। और पार्लियामेंट या मंत्रिमंडल इंग्लैंड का, उसमें से एक मंत्री नियुक्त किया होता था, भारत का मंत्री या भारत सचिव, उनसे मिले। और उन्होंने, कारफील्ड ने कहा कि भारतीय रजवाड़ों ने अपने अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपे थे। उन्होंने एक लॉजिक दिया, किसी और को नहीं, जब इनका सहायक संधि हुई थी तो, और जिस क्षण भारत को स्वतंत्रता दी जाए उसी क्षण ये अधिकार उन्हीं रजवाड़ों को वापस किया जाना चाहिए। ये पैरवी करने के लिए पहुंचे। कारफील्ड की यह दलील भारत के तब के सचिव लॉर्ड लिस्टोवेल भारत सचिव थे,
ने इसको नामंजूर करते हुए कहा, दलील खूब तगड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, कानूनी दृष्टि से कारफील्ड तुम्हारी दलील ठीक है, लेकिन व्यवहार में इसके परिणाम भयानक होंगे। दूरदृष्टि थी उनकी, और भारत का भाग्य था कि उन्होंने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। स्वतंत्र भारत, उन्होंने कहा कि यदि ऐसा करेंगे तो स्वतंत्र भारत असंख्य टुकड़ों में बिखर जाएगा। इस तरह से कारफील्ड का जो प्रस्ताव था, पटियाला महाराज और अन्य राजाओं की शह पर जो पैरवी करने गया था, वो असफल सिद्ध हो गया। अब असफल सिद्ध होते देखते आखिरी दांव फिर कारफील्ड ने लिस्टोवेल को कहा कि फिर क्या होगा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो भारत सचिव क्या कहते हैं तब के लॉर्ड लिस्टोवेल ने लंबी सांस भरकर कहा कि देखो इतिहास कैसे निर्मित होता है, लेट्स वेट एंड वॉच। और यहाँ जाकर के जो एक कुत्सित षड्यंत्र करने के लिए गया था कारफील्ड, वो समाप्त हो गया। और ठीक इसके बाद 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया। तो चलिए, ये एक स्वतंत्रता और जो एक षड्यंत्र हो सकता था राजवाड़ों का, एक अंग्रेज सेक्रेटरी के मार्फत, वो खत्म हुआ और भारत की स्वतंत्रता देने के मामले में माउंटबेटन एक कदम और आगे बढ़े। अब हम अगले अंकों में देखेंगे। पहले तो विभाजन के समय में देशी राजवाड़ों की क्या भूमिका थी और ये किन कृत्यों में इन्वॉल्व थे और क्या काम करते थे। और कारफील्ड वही सेक्रेटरी था जिसने राज्य रजवाड़ों की नस दबाने के लिए जो उनकी गुप्त रिपोर्ट है अपने फाइलों में बंद करके रखी थी। जब उसे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो उसने इनकी होली जलवाना शुरू कर दी। सारी फाइलें नष्ट कर दी गई जिनमें राज छिपे दफन थे राज्य रजवाड़ों के, कुत्सित राज जिनके कारण उनकी और बदनामी होती। जितनी जानकारी हुई बाहर आई, लेकिन कई ऐसे किस्से थे जो उसमें दफन हो चुके थे। तो अंतिम जो कहना चाहिए, राजवाड़ों के प्रति वफादारी व्यक्त करते हुए बिना माउंटबेटन की जान पूछे उसने ये सारी फाइलें चला दी अपने ऑफिस। तो कारफील्ड वो व्यक्ति था जो चाहता था कि भारत असंख्य टुकड़ों में बढ़ जाए। एक तरह से वो विंस्टन चर्चिल, जो लॉर्ड क्लेमेंट एटली के पहले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्हीं के षड्यंत्र में शामिल होना चाहता था और स्वतंत्रता के पहले ही वो भारत के कई टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन वो सब चीज़ें सक्सेस नहीं हुई। और इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता की जो कार्रवाई थी वो शनै शनै आगे बढ़ने लगी 18 जुलाई के बाद। अब हम अगले अंकों में 18 जुलाई के बाद विभिन्न घटनाक्रमों को तो देखेंगे, लेकिन बीच के 2 अंक हम रजवाड़ों को समर्पित करेंगे कि वो वहाँ के राजा कैसे थे, क्या काम करते थे, किस तरह के जनहित से काम करते थे, या केवल माल गुजारी वसूल करके आमोद प्रमोद में लगे रहते थे। बड़े रोचक एपिसोड होंगे वो 2 से 3, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आज बस इतना ही, नमस्कार।